हेलो एवरीवन, आप सभी का इकोनॉमी क्रैश कोर्स क्लास 6 में स्वागत है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी। और देखिएगा, ये है हमारी छठी क्लास। तो ये जो छठी क्लास है वो पाँचवीं क्लास से एकदम रिलेट होके होने वाली है। अगर आपने पाँचवीं क्लास नहीं पढ़ी है तो छठी क्लास आपको एकदम अच्छे से समझ नहीं आएगी। इसीलिए बिल्कुल पाँचवीं क्लास से आगे यहाँ पे हम बढ़ेंगे। तो आपसे पहले उम्मीद है कि आपने पाँचवीं क्लास देख ली होगी, तभी आप इस छठी क्लास पे आ रहे हो। तो चलिएगा, करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। और जो पुरानी वीडियो में हम पढ़ रहे थे, मतलब कि पाँचवीं क्लास जो मैंने आपको पढ़ाई है उसमें हम पढ़ रहे थे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। तो क्या उसमें प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में। तो उसमें हमने लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। और इसमें एग्रीकल्चर और उससे जो संबंधित क्षेत्र थे वो भी हम यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में। दूसरे क्षेत्र में आपका आ जाएगा सर्विसेज और दूसरे क्षेत्र में आपका मैन्युफैक्चरिंग, जो कि विनिर्माण क्षेत्र है, और इंडस्ट्रीज। और तीसरे क्षेत्र में आपकी जो सेवाएं हैं, सर्विसेज सेक्टर आपका, वो आता है। तो ये बस रिवीजन ही कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसमें तीसरे क्षेत्र में आपकी बैंकिंग सर्विसेज आ जाती है, मनोरंजन सर्विसेज आ जाती हैं, और यहाँ पे आपका ज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान और विकास, ये सब आप अगर बैंक से जा रहे हो या किसी डॉक्टर से सेवा ले रहे हो, ये सब आता है आपका तीसरे सेक्टर में। तो अब देखिए, जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर एकदम से खत्म करा था वो हमने एग्रीकल्चर पे करा था। तो अब वहाँ पे आपको लास्ट लेक्चर में एग्रीकल्चर में थोड़ी सी 2-3 पॉइंट हैं वो और ऐड करने हैं। फिर इसके बाद में हम सेकेंडरी सेक्टर से, द्वितीयक क्षेत्र से इसमें पढ़ेंगे। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रहने वाली है, लगभग 30 मिनट के आसपास रहेगी, और उससे भी कम रह सकती है थोड़ा बहुत। तो ये देखिए, आपको एक और इसमें जो पुरानी वीडियो है उसमें आपको ये याद रखना है कि जो भारत में है ना, हमारे 21 करोड़ ग्रामीण घर हैं। जो गांव में रहते हैं वो लोग 21 करोड़ हैं भारत में, और जिनमें से कि 10 करोड़ हैं जो सीधे एकदम खाली कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। 21 करोड़ में से 10 करोड़ सीधे खाली कृषि पर निर्भर रहते हैं। और जो हमारे 11 करोड़ हैं, 11 करोड़ क्या है, वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, जो कि बिना कृषि की एक्टिविटीज़ हैं, उनमें इन्वॉल्व हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, किसी ने गांव में परचूने की दुकान खोल ली, या कोई रजाई भरने का काम कर रहा है, कुछ भी ये काम कर रहा है, तो 11 करोड़ हाउस होल्ड नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, जिनकी इनकम एग्रीकल्चर के अलावा और भी कहीं से आती है। ये आपको एक हल्का सा बेसिक आइडिया रखना है। और देखिए, ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि कितने ग्रामीण घर हैं भारत में। 21 करोड़ ग्रामीण घर हैं। और जो आयुष्मान भारत आपकी स्कीम आई थी, तो उसमें सपोज किया था कि एक ग्रामीण घर में लगभग 5 लोग होंगे। इंडिया का कोई भी एक हाउस होल्ड है तो उसमें हाउस होल्ड में माना जाएगा कि उसमें 5 घर है, तो आप कह सकते हो कि 21 करोड़ घरों में एक घर में 5 लोग हो गए। इस हिसाब से भी आप कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो। और नेक्स्ट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, किसानों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ये बना था अपना 2006 में, और किसकी अध्यक्षता में बना था? MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि अभी भी ये कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह सुझाव अपने दिए थे इन्होंने पास्ट में। तो आपको ये याद रखना है। और ये कौन से सन में बना है? 2006 में। एक बार मेरे साथ में आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। और ये क्या है? किसानों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अब कुछ लोगों को स्पीड थोड़ी फास्ट लग सकती है, तो देखिए ये क्रैश कोर्स है। इसमें क्या है कि हमें वीडियो कम से कम रखनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक इसमें आपका कवर करना है, ताकि अगर आपके पास ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है तो एग्जाम से पहले भी आप इन वीडियो से देख के बहुत अच्छा इकोनॉमी का आइडिया ले सकते हो। और काफ़ी टॉपिक तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाने वाली हूँ। और नेक्स्ट इसमें आपको पुरानी वीडियो में ही एक और पॉइंट ऐड करना है कि ये जो आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र है, ये इंटरनेशनल ईयर बताता है कि ये वाली जो साल है इस टॉपिक को, इस विषय से रिलेटेड रहेगी, ये वाली साल इससे रहेगी। तो देखिए 2022 है, जो आने वाली 2022 है वो रहेगी कारीगर, मत्स्य और जलीय कृषि से संबंधित। हमारी 2022 किससे संबंधित रहेगी? कारीगर, मत्स्य और जलीय कृषि से। अब यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, आपको 2019, 20, 21, 22, 23 ये 3-4 साल, 1-2 साल पीछे का और 2-3 साल आगे का आपको ये लिख के याद करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आपको कहीं कोई वीडियो मिल जाए, वो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है
तो आपको आपके पास फ़ोन होगा, गूगल में जाके सर्च करना है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर्स, तो सीधा यूनाइटेड नेशन का सबसे पहले पेज खुलेगा। तो उनके पेज पे क्या है, ये सारे साल लिखी हुई है, और आपको जो साल याद रखनी है वहाँ पे क्या है कि इंग्लिश में लिखी हुई है। आपको जो साल, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आप सीधा इंग्लिश में वहाँ से याद रख लोगे, और आप अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो आपको क्या करना है कि पेस्ट कर देना है, और वहाँ पे आपको ट्रांसलेट करके उसका हिंदी में भी वर्जन मिल जाएगा। आ गया होगा आपको समझ जो मैं बताना चाह रही हूँ। और बढ़ते हैं अपना आगे। और यहाँ पे एक और आपको चीज़ ये देखनी है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये पढ़ाया था कि जो भारत में किस वाले क्षेत्र से कितना परसेंटेज जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आता है। तो ये हम प्रेजेंट का पढ़ रहे थे, तो हम देख रहे थे कि आपका जो कृषि है, प्राइमरी सेक्टर है, इससे लगभग 17% आता है। सेकेंडरी से मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज है, विनिर्माण क्षेत्र और आपका जो औद्योगिक क्षेत्र है, इससे आपका लगभग 29% आता है। और जो आपका टर्सरी सेक्टर है, जो सर्विसेज वाला जो क्षेत्र है, इससे आपका 53.9, आप कह सकते हो लगभग 54% आता है। तो यहाँ पे मैंने अब एक और डेटा इसमें अभी लिख के आपके लिए अपडेट किया है। ये रेड कलर वाला डेटा क्या है, ये रेड कलर वाला डेटा है कि कितना प्रतिशत जो इसमें वर्क फोर्स है, कितने लोग इसमें जो कार्य कर रहे हैं, आप कह सकते हो कितना कार्य बल इसमें लगा है कि 100 में से कितने प्रतिशत लोग इनके अंदर काम कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि देखिए प्राइमरी सेक्टर में तो लगभग आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंट हैं वो 51% एग्रीकल्चर में लोग सीधे लगे हुए हैं, 22% लगे हुए हैं आपके सेकेंडरी सेक्टर में, और आपके 27% आपके लगे हुए हैं टर्सरी सेक्टर में। तो ये भी आपको याद रखना है, और एकदम आप एग्जैक्ट फिगर याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, बट अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको जरूर रखना है। अब आपसे कोई ये कह दे कि क्या भारत में 20% लोग कृषि में लगे हुए हैं, तो सीधा सा ऑप्शन गलत मारना है, 20 नहीं है, हमें पता है 50 से ऊपर है। और ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं कि क्या भारत में 50% से ऊपर लोग तीसरे सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में लगे हुए हैं। तो ये आप अगर ये डेटा याद रख लेते हो तो कैसा भी तोड़ मड़ोड़ के सेंटेंस बन जाए वो आप सही क्लिक कर लोगे। ये नहीं कि हर आप लाइन, हर सेंटेंस आप एकदम अच्छे से इसमें याद रखो, बस जो मेन पॉइंट है वो आपको बार बार रिवाइज करके याद रखें। तो अब अपना जो आज का मुख्य टॉपिक है वो हमारा है इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो आपकी औद्योगिक है और विनिर्माण क्षेत्र है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये क्या है, ये आपके यहाँ पे जो भी कुछ बनता है, कूलर, पंखा, बिजली, घर, ये सब आपका यहाँ पे इस वाले सेक्टर में आते हैं। तो इसमें देखिए अब आपको यहाँ पे हमको एक चीज़ याद रखनी है कि पहली औद्योगिक नीति, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे भारत में कब आई थी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज़ादी के बाद में, तो ये आई थी आपकी 1948 में। आपको ये याद रखना है, पहली औद्योगिक नीति, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत में 1948 में आई थी। और ये इस टाइम पे हमारे जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर्स थे, कौन लेके आए थे, तो आपको याद रखना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आप मेरे साथ में एक बार रिवाइज करिएगा, पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, और इस टाइम पे हमारे जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, औद्योगिक मंत्री थे, वो कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आपको याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जो मैंने आपको बोला था कि हम एलपीजी रिफॉर्म्स पढ़ने वाले हैं, वो क्या है। और अब एलपीजी रिफॉर्म्स पढ़ने से पहले सॉरी, अब उस टाइम का आपको बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। तो देखिए 1991 की बात है, उससे पहले 1980-85 में क्या था कि भारत में इंपोर्ट, आयात बहुत बढ़ रहा था। हम दूसरे देशों से अपने देश में बहुत कुछ मंगाते थे और एक्सपोर्ट अपने देश से बाहर कम भेजते थे। तो इससे क्या हुआ कि भारत से पैसा जा रहा है और आ रहा है नहीं, तो फिर क्या होगा, अगर आप समझो, अपना एग्जाम्पल लो, आप पैसा कमा नहीं रहे हो या जो भी है, पैसा कम आ रहा है और खर्च ज़्यादा कर रहे हो, तो क्या होगा कि भाई इंसान फिर अपनी ज़रूरतें कब तक पूरी करेगा। ऐसे ही देश की बात है, तो उस टाइम पे पैसा धनाधन भारत से जा रहा था और उधर से कम आ रहा था बाहर से। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे क्या हुआ, 1991 आते आते ऐसी हालत हो गई इस टाइम पे कि भारत ना उस टाइम पे 3 हफ्ते तक का भी अपना इंपोर्ट का पैसा ही दे सकता था, उसके बाद में कोई पैसा भारत के पास में नहीं बचना था। फिर आपने IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नाम सुना होगा। ये क्या है, एक बैंक के समझ सकते हो आप इसको। अगर किसी को लोन चाहिए होता है किसी भी देश को अपने डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तो IMF या वर्ल्ड बैंक के पास में जा सकते हैं।
तो ये क्या करते हैं, IMF अगर किसी को लोन देता है तो वो अपनी शर्त रखता है कि आपको अपने देश में ये सुधार करना होगा, आपको अपने देश में यहाँ पे सुधार करने की जरूरत है, ये सब शर्तें रख के IMF लोन देता है। तो भारत IMF के पास जा रहा था। और इसके आपको एक और चीज याद रखनी है, उस टाइम पे हालत और क्यों बिगड़ी थी, आपने गल्फ वॉर सुना होगा। गल्फ वॉर 1991 में, हमारे 1990 में, 1990s में क्या चल रहा था, गल्फ वॉर, गल्फ युद्ध चल रहा था। अब ये गल्फ क्या है, गल्फ कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज हैं, जिसमें से एक है आपकी सऊदी अरेबिया, दूसरी है आपकी कुवैत, तीसरी है आपकी बहरीन, चौथी है आपकी कतर, और 5वीं है आपकी UAE, और 6ठी है आपकी ओमान। तो इसमें 6 कंट्रीज आती हैं। एक बार आप मेरे साथ में रिवाइज भी कर सकते हो, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आराम से बन सकता है। आप ये कहो ये इकोनॉमी का नहीं है, बट अदर GS में, करंट अफेयर में किसी का भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सी गल्फ कंट्रीज हैं, कौन सी नहीं है। अब आपको देखिए ये नाम सुन के क्या लग रहा है कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, इनके नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में तेल आना चाहिए। जो कच्चा तेल है हम इन देशों से अपने देश में मंगाते थे। अब वहां पे युद्ध चल रहा है, अब युद्ध चलेगा तो क्या होगा भाई, तेल की कमी आएगी, तेल महंगा होगा। तो वो आपका ये जो हम तेल मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे, अभी भी करते हैं, बट वो भी बहुत महंगा था, वो भी महंगे बढ़े पे बढ़े जा रहा है। तो एक साथ में कितनी दिक्कतें आ गई। तो फिर भारत पहुंचा जब IMF के पास में, तो IMF ने कह दिया कि भाई आप अपनी कुछ कंडीशंस रिलैक्स करिएगा। तो वो ही हम क्या कंडीशंस कैसे रिलैक्स हुई, उन्हीं को हम LPG रिफॉर्म्स बोलते हैं। तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे बताइएगा अगर आपको पता है, और फाइनेंस मिनिस्टर भी आपको बताने हैं उस टाइम पे कौन थे। आपको प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री LPG रिफॉर्म्स के दौरान कौन थे, आपको वो बताने हैं। अब यहाँ पे आपको एक शब्द लिखा हुआ दिख रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये लाइन आपको लिखी हुई दिख रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये क्या है, भुगतान संतुलन। यहाँ पे क्या होता है, आप एग्जाम्पल के लिए अपना एग्जाम्पल समझिएगा कि आप अपने घर से बाहर कितना पैसा देते हो किसी चीज के लिए, और पूरी दुनिया से आप कितना पैसा कमा के लाते हो। यही सेम आप अब यहाँ पे आप अपने एक देश को लाइएगा। तो देश है, किसी देश का आर्थिक लेन देन के बारे में ये बात करता है कि आप भारत लीजिएगा कि भारत कितना अपने देश से बाहर भेज रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात। इसमें आपकी सर्विसेज भी आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग भी आएगी। तो यहाँ पे आपके गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपकी वस्तु और सेवाएं आपकी दोनों आती हैं। तो भारत ने अपने देश से बाहर कितना भेजा, और भारत ने पूरे समस्त विश्व के साथ में कितना व्यापार किया। तो इसका आता है, आपको ये बोलेंगे आप बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये क्या होता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में आप भारत से इसे देखो तो ये ज़्यादातर गड़बड़ाया हुआ रहता है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट तो कम करते हैं और इम्पोर्ट मतलब आयात अंदर अपने देश में ज़्यादा मंगाते हैं। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की हालत उस टाइम पे खराब हो चुकी थी। अगर आपके एग्जाम में देखिए, ये आपको अब कॉमन सेंस लगा के याद रखना है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए कि 1990s में 1991 में जो LPG रिफॉर्म्स उस टाइम पे आए थे, तो वो किस वजह से आए थे। तो अगर आपके ऑप्शंस में हो कि उस टाइम पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, भुगतान संतुलन के जो क्राइसिस है, संकट आ गया था उन पे, उस वजह से आए थे, तो आप ये वाला ऑप्शन करेक्ट टिक मारोगे कि हाँ जी इस वजह से भी आए थे। और आपको जो और भी मैंने अभी जो दिक्कतें बताई हैं किस किस वजह से आए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए हम चलेंगे LPG रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे कि ये LPG रिफॉर्म्स है क्या। अब ये LPG रिफॉर्म्स है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और ये 3 हो गए। अब इनके देखते हैं लिबरलाइजेशन का मतलब है उदारीकरण। अब किसी चीज में छूट देना, किसी चीज में नरमी बरतना। इससे पहले क्या था, अब लिबरलाइजेशन से पहले का मैं आपको बताती हूँ। तो भारत में कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए या कुछ भी शुरू करने के लिए था लाइसेंस राज, जिसे इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज भी बोला जाता है। और मंत्रियों की हर चीज में बहुत ज्यादा चलती थी। सरकारी कंपनियों में या प्राइवेट कंपनियां थी, उनमें भी ये मंत्री, लाइसेंस राज और ये सब जाके टांग लड़ाते थे। तो अब इतना है भारत में ये सब चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें जो अपनी मार्केट है वो विदेशों के लिए खोलनी है। 1991 से पहले भारत में इतना विदेश के लिए हमने अपनी विदेशी भारत में आके एकदम खुले रूप से निवेश नहीं कर सकते थे। बट यहाँ पे क्या किया गया, IMF ने जो हमारे साथ में शर्तें रखी, कर सकते थे बट एक कुछ बहुत सारी कंडीशंस थी। फिर इतनी कंडीशंस लगा के और आप भी कह दो कि हाँ भाई आप कर सकते हो, तो फिर क्या फ़ायदा उनका कुछ भी करने का। अब मैं आपको कहूँ कि आप हिमालय पे जाओ,
ठीक है, आप ये करो वो करो, आपको पहले इतना करना है, आपको घूमने जाने के लिए हिमालय में उत्तराखंड आप घूमने जाना चाहते हो तो आप पहले 1000 घंटे पढ़ के जाओ, ये करके जाओ, इतनी शर्तें रख ली तो मुश्किल है वो पूरा करना। तो ऐसे ही जो बाहर से कंपनियां आती थी, कंपनीज वगैरह आती थी, तो उनके लिए भारत में खुलना रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, तो उसी को इजी करने के लिए ये आया गया एलपीजी रिफॉर्म्स। तो इसमें लिबरलाइजेशन का मतलब उन्होंने बोला कि भाई आप अपने देश में लाइसेंस दिलाना थोड़ा इजी करिएगा, ये नहीं कि यहाँ पे आप एकदम हमारे को दिक्कत होती है फिर नई कंपनी कोई भी किसी देश से भारत में आएगी, तो यहाँ पे क्या किया गया कि प्राइवेट ये जो भी कंपनी बाहर से आएगी तो उनको लाइसेंस आप इजी से दोगे, तो ये आपकी हो जाती है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, किसी चीज पे आप सख्त नरमी बरतना। दूसरी है आपकी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। यहाँ पे क्या हुआ, जो इससे पहले 1991 तक क्या था कि जो कई सारी जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के लिए बहुत सारे हमारे यहाँ पे सेक्टर आरक्षित थे कि इन वाले क्षेत्रों में सिर्फ आपकी सरकारी ही कंपनी रह सकती है और इनमें निजी जो कंपनियां थी उनको आने की मनाही थी। तो अब आपको ये समझ आएगा इसमें। फिर इसके बाद में क्या होता है, 1991 के बाद में क्या हुआ, ये प्राइवेटाइजेशन में इसमें क्या करना पड़ा कि इसमें भारत ने अपना जो सरकार ने अपने लिए जो क्षेत्र रिजर्व कर रखे थे कि भाई इसमें हम ही कंपनी खोल सकते हैं, आप प्राइवेट कंपनी इसमें नहीं आ सकती है, तो इसमें से सिर्फ 2 क्षेत्र अपने लिए रिजर्व रख लिए, अपने लिए संरक्षित रख लिए, बाकी प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिए। उसमें क्या था, एक तो आपका एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, और दूसरा आपका रेलवेज। तो ये 2 आपको याद रखने, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज। अब आप सीधा कहोगे कि भाई रेलवे में तो आपने वंदे भारत ट्रेन का नाम सुना है कि ये तो प्राइवेट ट्रेन है। तो देखिए जो मेन रेलवे है, रेलवे का आपका स्टेशन हो गया, रेलवे ट्रैक हो गया, ये सब अभी तक क्या है, जो मेन रेलवे है वो है हमारा भी सरकार के अंदर ही, और इस पे जो ये ट्रेन दौड़ाई है ये आपकी प्राइवेट है। तो अभी आप कह सकते हो कि ऑपरेशनल जो कंट्रोल है इस टाइम पे वो अभी हमारा सरकार के पास में, पर इसमें भी अभी प्राइवेटाइजेशन की बात करी जा रही है, तो आपको करंट अफेयर के हिसाब से खुद को इस पे अपडेट रखना है। नेक्स्ट है आपका प्राइवेटाइजेशन, आपको आ गया होगा समझ कि जो सरकार ने पहले अपने लिए कंपनीज जो क्षेत्र थे अपने लिए आरक्षित रख रखे थे, उन क्षेत्रों में क्या किया गया, उन क्षेत्रों को आरक्षित अपने लिए ना रखे, सुरक्षित ना रखे, उसमें प्राइवेट एंट्री दे दी और अपने लिए 2 क्षेत्र सुरक्षित रख लिए। परमाणु ऊर्जा, क्योंकि आपको पता है भाई परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी से कितना डिस्ट्रक्शन, कितना विनाश हो सकता है, तो वो तो सरकार के हाथ में ही होनी चाहिए। और दूसरा हो गया रेलवे, रेलवे भी सरकार ने अपने हाथ में रख लिया। और तीसरा आपका आता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। इसका मतलब क्या है कि जो पहले भारत में क्या था, तो भारत क्या था आपको मैंने 5 ईयर प्लान्स में बताया है, तो उसमें क्या था कि भारत फॉलो कर रही थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इसका मतलब है आयात प्रतिस्थापन नीति। इसमें क्या है कि भारत पहले से क्या करेंगे कि हम कम से कम आयात करेंगे, अपने यहाँ पे ज्यादा उगाएंगे, और अगर कोई बाहर से चीज भारत में आती है, मानिएगा देखिए कोई चाइना जैसे कुछ चीज बना के भारत में बेचता है, 10 रुपए में बेच दी, और भारत वो चीज जो भारत में एकदम अच्छे दामों पे अच्छी तरीके से वो 15 रुपए में बन रही है, तो आप या कोई भी, मैं या कोई भी जाके मार्केट में कौन सी चीज खरीदेगा जो 10 रुपए की है। ये तो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, सब पैसे की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, ये कहाँ से बना है, भारत में बना है या कहाँ पे बना है, इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, तो 10 रुपए वाली चीज ज्यादा खरीदी जाएगी। तो इन्होंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन में आपको क्या करना है, अपने यहाँ पे ये जो आपने फालतू के जो टैरिफ लगा देते हो, फालतू के जो टैक्स लगा देते हो, ये हटाइएगा। तो भारत क्या करता है, जैसे 10 रुपए की वो चीज हुई तो उसमें 5 रुपए का टैक्स लगा देगा, वो चीज भी 15 रुपए की भारत के मार्केट में मिलेगी और भारत की भी चीज 15 रुपए की भारत के मार्केट में है। फिर तो आप क्वालिटी के हिसाब से वो चीज सेलेक्ट करोगे। पर यहाँ पे इन्होंने बोला कि आप जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हो ना बिना मतलब का, अपने यहाँ के लोगों को बचाने के लिए हटाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप एक फेयर ट्रेड दूसरे देशों में जाके एक आप फेयर तरीके से व्यापार कर सकते हो, एक अच्छे तरीके से व्यापार कर सकते हो। तो फिर भारत ने बोल दिया ठीक है, और WTO को भी इसके बाद में भारत ने ज्वाइन किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जितने भी मैंने आपको संगठन के नाम अभी बोले हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, इनकी मैं एक आपको शॉर्ट वीडियो अच्छे से जब कोर्स कंप्लीट होगा तो मैं आपको बना के दूंगी। अब आपको आ गया समझ। वैश्वीकरण में भी क्या है कि अपने देश में दूसरे देशों की जो कंपनीज हैं उनके लिए अपने मार्केट को एकदम से खोल देना, और भारत की कंपनीज भी दूसरे देश में जाके अपना जो कंपनीज है, व्यापार है, जो भी कुछ है उसे खोल सकती है। अब आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए।
और देखिए यहाँ पे जो आपको इस टाइम पे स्क्रीन पे दिख रहा है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसमें क्या है कि जब हम एक सोसाइटी से आगे की सोसाइटी पे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक सोसाइटी इंसान का ओरिजिन हुआ बहुत साल पहले। अब इतना हम बायोलॉजी में या मानव विज्ञान नहीं पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको हल्का सा आइडिया दूंगी। तो क्या हुआ कि पहले क्या था, पहले इंसान क्या करता था, गैदरिंग करता था, फॉर्जरी करता था, चीज़ों को इकट्ठा करना करता था अपने लिए फूड को। फिर इंसान ने हंटिंग शुरू करी, शिकार करना शुरू किया, गैदरिंग, उन सबको। फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर, खेती की तरफ हम बढ़े। फिर ऐसे ही विकास होता गया। जैसे ही सोसाइटी आगे बढ़ती है, एक डेवलपिंग फेज में सोसाइटी होती है, तो वो क्या होती है, पहले आप मानिएगा इंसान ने क्या करता था, पहले इकट्ठा करता था खाने को, कहीं पे पड़ा मिल गया, या किसी ने जैसे कि शेर ने किसी पशु को खा लिया तो उसमें कुछ मांस रह गया या कुछ रह गया तो उसने उसको खा लिया। और फिर उसके बाद में इंसान ने खुद शिकार करना शुरू कर दिया। फिर कृषि शुरू हुई। अब इसमें भी बहुत सारी डिबेट है कि कृषि कैसे शुरू हुई, अचानक से शुरू हुई, एक्सीडेंटली शुरू हुई, या इंसान ने जानबूझ के शुरू की। तो कृषि शुरू हो गई अपनी। फिर इसके बाद में धीरे धीरे आपकी मैन्युफैक्चरिंग, सेवाएं। तो जैसे इंसान इधर से इधर बढ़ता है, सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, तो उसमें क्या होता है कि जो कृषि से आने वाला शेयर है, जो कृषि से आने वाली जो परसेंटेज है लोगों की, कितने लोग उसमें कार्यरत हैं, वो कम होती जाएगी धीरे धीरे समय के साथ में। ये एक विकसित सोसाइटी की ओर जाने वाले, आप बोल सकते हो, एक फीचर है। और इस पे भी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आया भी हुआ है कि जब कोई विकासशील देश आगे बढ़ रहा है तो उसका क्या, आप बोल सकते हो कि उसकी इकोनॉमी की क्या आपका फीचर आपको मिलेगा, तो उसका कृषि पे निर्भरता कम होती जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत दिया था आर्थर ल्यूइस ने। तो इतना आपको कॉमन सेंस रखना है। अगर मैं ये चीज ना भी आपको बताती तो भी आपको कॉमन सेंस से ये वाले क्वेश्चंस आपके, इस टाइप के इजी क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। तो अब यहाँ पे हमने औद्योगिक क्रांति देखी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पहली औद्योगिक क्रांति आपकी किससे संबंधित है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन्हें याद करने में कुछ, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में गलत कर लोगे, बाकी याद करने में तो इसमें कुछ है ही नहीं। बस कॉमन सेंस लगाइएगा और क्वेश्चन अपने सही करते आप चलिएगा। तो जो फर्स्ट आपकी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, आप इसे कहीं पे 1.0, इसे 1.0, 1.0 जैसे भी आपको बोलना है, ये भी आप इसे लिखा देख सकते हो। तो ये आपकी पहली जो आपकी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ये आपकी जल और भाप की शक्ति से हुई है। मतलब कि यहाँ पे आप स्टीम इंजन, और स्टीम इंजन भाप है वो किससे बनेगी, वो जल से बनेगी। तो जैसे कि हवा, आपके जो जहाज होते हैं, पानी के जहाज, या स्टीम इंजन बने, तो उस टाइम पे जो क्रांति हुई थी उसे बोला जाएगा पहली औद्योगिक क्रांति। और दूसरी औद्योगिक क्रांति किसकी वजह से हुई, यहाँ पे हुई है इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट की वजह से, विद्युत ऊर्जा के डेवलपमेंट की वजह से आपकी आती है दूसरी औद्योगिक क्रांति। और तीसरी औद्योगिक क्रांति आपकी आती है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी। यहाँ पे आपके कंप्यूटर्स आ गए और इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब आपका डेवलपमेंट होने लगा, हम मोबाइल फोन की तरफ इसमें बढ़ने लगे। तो ये आपकी हो जाती है तीसरी औद्योगिक क्रांति। अब ये वर्तमान में ये ही चल रही है और हम चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो अब आप कह सकते हो कि वर्तमान में दोनों को ही आप बोल सकते हो कि तीसरी चौथी दोनों हैं, पर तीसरी आपकी काफी समय पहले आ चुकी है। तो चौथी औद्योगिक क्रांति में क्या है, इसे आप उद्योग 4.0, इंडस्ट्रीज 4.0 रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हो। यहाँ पे क्या है, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारी चौथी औद्योगिक क्रांति किस पे बेस्ड है। तो ये आपको हिंदी में भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स लिखा मिलेगा, बस आप इसकी लिपि चेंज कर लीजिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसे हिंदी में लिख लीजिएगा, आपकी मर्जी है। इसमें क्या है कि इसमें जो डिजिटल प्रौद्योगिकी है, जो आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसको आपको विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज करना है। मतलब जो रोबोटिक्स हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी हो गई, इन सबको आपको क्या करना है, रोबोट हो गए, और रोबोट में दिमाग डाल देना है। दिमाग तो ये नहीं कि इंसानों वाला दिमाग, बट वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि वो जो रोबोट हैं वो इंसानों जैसी हरकतें कॉपी करने की, उनको मिमिक करने की कोशिश करते हैं। तो वो आर्टिफिशियल आपकी इंटेलिजेंस हो जाएगी। उन सबको आपको मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में यूज करना है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये क्या है, इसमें क्या है कि आपका फ्रिज, आपका कोई, आप फ्रिज से अपनी लाइट बंद कर दो, आप गैस से अपना पानी का टंकी बंद कर दो। तो ये सब ये कॉन्सेप्ट है और आपने कहीं मूवीज वगैरह में भी ये देखा होगा। तो इन सब पे ही हमारी जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है ये बेस रहने वाली है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं। और हाँ,
अब यहाँ तक आपने देख लिया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब आपके लिए एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। अब ये हिंदी में भी यही लिखा रहता है क्योंकि रिपोर्ट का नाम यही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, ठीक है। तो अब इसे हिंदी इंग्लिश में कुछ ऐसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसे लाता कौन है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे लाता है वर्ल्ड बैंक। अभी ये देखिए इन्होंने क्या बोला है कि ये 2020 के लिए मतलब कि 2021 के लिए रैंक नहीं लाएंगे। सामान्यतः तौर पे क्या करते हैं, सितंबर महीने में लाते हैं, 10वें 11वें महीने में रिपोर्ट आती है। तो इस बार इन्होंने बोला है कि कुछ देशों ने गड़बड़ी करी है अपना डेटा दिखाने में, अपनी रैंक इंप्रूव करने में, इसीलिए 2021 के लिए ये रिपोर्ट लाने से मना कर रहे हैं। बाकी अगर आती है या जो भी होता है तो आपको वो पता चल जाएगा। अभी तक फिलहाल नहीं आई है लेटेस्ट रिपोर्ट, इसमें लेटेस्ट है आपकी 2020 ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। 2020 में भारत की क्या रैंक है, ये आई थी अक्टूबर 2019 में, पर ये रैंक आई थी 2020 के लिए। इसमें भारत को मिली थी 63वीं रैंक और 2019 में भारत को मिली थी 77वीं रैंक। और अब आपको 2018 में भारत की रैंक बतानी है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे हम ये इतनी पुरानी रैंक क्यों देख रहे हैं, तो देखिए इसके पीछे भी एक कारण है कि अभी आपका इकोनॉमिक सर्वे बजट जो आए थे तो इसमें सरकार ने इन सब पॉइंट्स पे बड़ा फोकस दिया था कि हमने कैसे ईज ऑफ डूइंग की रैंक है अपनी कैसे इंप्रूव करी है। पहले 100 थी, फिर ऐसे 77 लाए, फिर 63 लाए। अब आपको यहाँ पे ये पता बताना है कि 2018 में कितनी थी, तो और एक बार आप ये भी देखिएगा 2014 में कितनी थी। तो बस इतना ही आपके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक को याद रखने के लिए काफ़ी है। और इसमें 10 आपके जो पैरामीटर्स होते हैं कि 10 आपके पॉइंट होंगे जिन पे ये रैंक आपकी डिसाइड करी जाती है, तो वो 10 पैरामीटर्स के बेस्ड पे ये रैंक आपके डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे आपको पता ही होगा, आप ये भी याद रख सकते हो, मेक इन इंडिया ये क्या है कि अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको बढ़ावा देने के लिए कब आया था, 2014 में आया था। अब ये तो भाई कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया कौन से आपके जो क्षेत्र हैं, मैंने अभी 3 पढ़ाए हैं आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ये कौन से क्षेत्र से संबंधित होगा, द्वितीयक से ही होगा ना। मैन्युफैक्चरिंग बनता किस क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में। तो इतना आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना है और चीजें सही करनी है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है। आपने सुना होगा MSME, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। ये क्या है, देखिए जो गांव में आपने देखा होगा, मैं कई बार ये एग्जांपल अभी आपको दे चुकी हूँ की फैक्ट्री हो गई, छोटी छोटी सी होती हैं, या कोई डेयरी हो गई, या आप और भी कुछ देख सकते हो गांव में जो भी आपको दिखे, ऊन बना रहे हैं, कुछ भी है, तो ये आपके MSME में आ जाते हैं। तो भारत में लगभग 6.34 करोड़ MSME हैं, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग हैं। तो इसमें 51% तो ये ग्रामीण एरिया में है और ये लगभग टोटल 11 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। अब यहाँ पे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान जो आया, इसमें इस MSME की जो डेफिनेशन है, कैसे आप किस हिसाब से MSME को बताओगे, तय करोगे, इसे चेंज किया गया। तो पहले जो हुआ करती थी उसके अलावा अब देखिए पहले क्या होता था कि MSME आपकी मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकती है, मतलब कि विनिर्माण क्षेत्र में भी MSME आ सकती है आपकी, और इस सर्विसेज सेक्टर में भी आपकी MSME आ सकती है। तो इसमें क्या था कि पहले MSME सर्विसेज के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए दोनों के लिए अलग अलग लिमिट लगा रखी थी, बट अब आत्मनिर्भर भारत अभियान में इसे बदलकर एक ही कर दिया गया है सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसमें क्या है कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट, अगर आपका उपनिवेश किसी क्षेत्र में, किसी आपका जो भी आपका उद्योग है या जो भी आप करते हो उसमें अगर 1 करोड़ से कम है तो वो आपकी माइक्रो मतलब सूक्ष्म हो जाएगी, या आपका टर्नओवर उसमें 5 करोड़ से कम है। लघु आपकी हो जाती है यदि आपका इन्वेस्टमेंट उसमें 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर आपका 50 करोड़ से कम है। और मध्यम उद्योग आपके हो जाएंगे जिसमें कि आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है। तो आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इनकी डेफिनेशन याद रख सकते हो, 1 करोड़ से कम, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 से 10 करोड़ तक, क्योंकि 10 करोड़ से कम, 1 करोड़ से कम वाला तो आपका सूक्ष्म में आ जाएगा, और लघु में आपका 1 से 10 करोड़, और मीडियम में आपका 10 से 50 करोड़। आप ये ना भी याद रखो तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस एक आपको आइडिया रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, IC, ये क्या है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। इसको बनाया गया था 1965 में। ये गांव और खादी, अब आपको नाम से समझ ही आ गया होगा, खादी विलेज, ठीक है, गांव के लिए औद्योगिक। तो ये आपको आयोग है उसके लिए, गांव में जो विलेज में इंडस्ट्रीज वगैरह हैं
और खादी इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस आयोग का गठन 1965 में किया गया। अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि किसके अंदर, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री के अंदर, ये एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और जो कि मंत्रालय है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का। और इसका इंपॉर्टेंट है ये लाया था हनी मिशन। हनी मिशन कब आया था? ये 2017 में। और हनी मिशन कौन लाया? ये लाया था KVIC। और किस लिए लाए थे? ताकि भारत में हनी का उत्पादन बढ़े और जो इस पे निर्भर लोग हैं, जो महिलाएं हैं या जो भी इस पे निर्भर करते हैं, उनको रोजगार के अवसर और प्रदान किए जाएं। आगे आपका, अब हमने प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ लिया, अब हम बढ़ते हैं सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र की ओर, और जो कि आपका टर्सरी सेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये वाला डेटा तो अभी स्टार्टिंग में पाई चार्ट में बता चुकी हूँ कि कितना परसेंटेज शेयर ये GDP में देते हैं, लगभग 54% के आसपास, और कितना कार्यबल इसमें कार्यरत है वो है आपका 27% के आसपास। और ये देखिए, अगर आपको कार्यबल वगैरह में डाउट आ रहा है तो ये सारे, जो भी आपको एक भी छोटा मोटा डाउट आ रहा है, या तो आप अभी उसे गूगल सर्च कर सकते हो अगर आपकी ज़्यादा जिज्ञासा है, या फिर वो आने वाले लेक्चर्स में कवर होगा कहीं ना कहीं ज़रूर। और आपको अब इसमें देखिए सर्विसेज में एक जो आपको अपडेट डेटा याद रखना है, ये आपको याद रखना है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये आपका आया था 2019 में। कब आया था? ये आपका आया था 2019 में। और ये क्या करेगा कि जो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है, उसे रिप्लेस कर देगा, एकदम उसे हटा देगा। ये नहीं कि उसमें सुधार करेगा, कई जो आप अमेंडमेंट आते हैं बट अमेंडमेंट नहीं करेगा, उसे एकदम हटा देगा। अब आप ये कैसे याद रखोगे? अभी आपने नई शिक्षा नीति 2020 में अभी बहुत न्यूज़ में थी, आप उसके बारे में जानते हो। तो मैं जब आपको पॉलिटी की क्लास पढ़ा रही थी तो मैंने पहले 2 और शिक्षा नीति आ चुकी हैं, तो वो मैंने आपको याद करवाई थी। एक तो 1968 में आई थी और दूसरी आई थी 86 में। तो मैंने आपको बोला था कि 1968 में आप 68 याद रखिएगा, फिर इसे 6 को आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। तो 1986 दूसरी हो गई, और तीसरी आपकी 2020 में आई है। अब इसी प्रकार आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब किसको रिप्लेस करेगा? ये 2019 वाला आप याद रख सकते हो, कुछ शिक्षा नीति से ही रिलेट करके 1986 वाले को हटा देगा ये। तो क्यों हटाने की इसे जरूरत पड़ी? अब देखिए 1986 में इतनी सारी ये बोल सकते हो कि इस तरह की सुविधाएं नहीं थी जो अब आ रही हैं। डिजिटल सेवाएं आ रही हैं आपकी तकनीकी से, और बहुत कुछ अलग अलग क्षेत्र बढ़ते हैं, तो फिर टाइम के हिसाब से अपडेट करने की, उसे बदलने की या नई चीज लाने की जरूरत पड़ती है। तो बस आपको यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप एक कमेटी बिठाओगे, और ये कमेटी आप कितने कितने लेवल पे बिठाओगे, ठीक है। ये है आपकी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। इसने बात करी है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने कि ये बैठाएंगे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसे आप शॉर्ट में CDRC भी बोल सकते हो, और हिंदी में जिसका पूरा नाम है उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। और ये 3 लेवल पे आपकी बनाई जाएगी, जिला पे, राज्य पे और राष्ट्रीय पे। सीधा क्वेश्चन, कितने लेवल पे आपकी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बनाने की बात कर रहा है? ये 3 पे, जिला, राज्य और राष्ट्रीय। अब आप यहाँ पे आपको कुछ लिमिट पैसे लिखे हुए दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे आप क्या याद रख सकते हो कि जो जिला स्तर पे है, जिला स्तर पे आप 1 करोड़ तक की जो आपका, अगर आपके पास में कुछ दिक्कत हुई है तो जिला स्तर पे आप 1 करोड़ तक जा सकते हो अपना केस फाइल करने के लिए। राज्य स्तर पे अगर आपको कोई वस्तु और सेवाएं में गड़बड़ हुई है तो आप 10 करोड़ तक का, 1 से 10 करोड़ तक राज्य स्तर पे। और अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे अगर 10 करोड़ से ऊपर का कोई आपको दिक्कत होती है तो उसको आपको राष्ट्रीय स्तर पे आपको उसके बारे में केस फाइल करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे लिमिट दिख रही है कि राज्य स्तर पे कितनी आएगी, जिला स्तर पे कितनी आएगी और राष्ट्रीय स्तर पे कितनी आएगी। इसमें कोई इतनी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 1-2 बार बस बोलिएगा, दिमाग में रखिएगा, फोकस करने की, इस पे कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा ये याद। इसमें कोई इतना ज्यादा टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे आपकी नहीं है। तो आई होप आपको लेक्चर कुछ पसंद आया होगा, और आपके जो सुझाव हैं, डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी लाएं। और देखिए सबसे बड़ा आपका डाउट ये है कि हम कितनी वीडियो में अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने बताया कि अब ये हमारी 6ठी वीडियो है, तो इसके हिसाब, मेरे हिसाब से 5 वीडियो, मैक्सिमम 6 वीडियो, 1-2 ऊपर नीचे हो सकती हैं, और आएंगी और हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। अब कई लोग बोल रहे थे कि मतलब इकोनॉमी का कोर्स तो इतना बड़ा है, आप इतनी कम वीडियो में कैसे कंप्लीट करोगे। पहली बात तो ये क्रैश कोर्स है, इसमें हम
एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ेंगे। और ये भी नहीं कि एकदम खाली ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। आपने देखा होगा 5 ईयर प्लान कितने डिटेल में पढ़ा है, इतना आपने मे भी कहीं जो डिटेल्ड कोर्स है उसमें भी इतनी डिटेल से ना पढ़ा हो। बाकी मैं एक क्लास में कम से कम कोशिश करती हूँ कि आपको 2 क्लास के बराबर डेटा दे दिया जाए। तो ये आपको बहुत आप पूरा कोर्स कंप्लीट करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आप कितना सारा डेटा यहाँ पे पढ़ चुके हो। और बाकी फिर भी आपको और भी डिटेल में चाहिए तो वो दूसरा कोर्स भी इसी चैनल पे आ रहा है, तो आप वो भी देख सकते हो। आपको जो अच्छा लगे आप वहां से देख सकते हो। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और कृपया करके जो क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर भी दीजिएगा। और बाकी आपको अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो भी आप बता सकते हो। थैंक यू।